हेलो, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे चैनल एमसी स्टार जीएस गुरु पर। और आज पिछले पार्ट में हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा था वो था प्रमुख भूस्थल आकृतियाँ। उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था उसमें पर्वत वगैरह पढ़ा था, उसकी विशेषताएं वगैरह, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा था। प्लस उसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा था जैसे कि उनके टाइप्स कौन कौन से होते हैं। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था आल्प्स, वलित पर्वत, ब्लॉक पर्वत, और उसी में हम लोगों ने रिया तट वगैरह पढ़ा था। तो बहुत सारी चीज़ें जो थी हमने भूस्थल आकृतियों में पढ़ ली हैं। अब जैसे कि हम लोगों ने एक पढ़ा था उसमें पर्वत, तो हम लोगों ने पढ़ लिया था कि जैसे कि आसपास की भूमि हो कोई, वो बहुत अधिक ऊंची उठ गई हो, या फिर तीव्र ढाल वाला जैसे कोई स्थान रहता है पर्वत, जैसे कि उसमें हम लोगों ने पढ़ा था माउंट एवरेस्ट वगैरह था, जिसकी ऊंचाई बहुत अधिक रहती है, ढाल वगैरह तीव्र रहता है, तापमान वहाँ पे कम रहता है और वर्षा बहुत ज़्यादा हो जाती है। और जैसे कि जैव विविधता में भी अगर हम लोग देखते हैं तो वहाँ पे काफ़ी समृद्धता रहती है। उसी टाइप में हम लोगों ने देखिए पढ़ा था वलित पर्वत। अब वलित पर्वत में हम लोगों ने देखिए जैसे पढ़ा था कि हिमालय था, आल्प्स था, एंडीज था, और उनके निर्माण के लिए भी हम लोगों ने पढ़ा था कि ये क्या होते हैं, ये प्लेटों के टकराने से बनते हैं। नेक्स्ट हम लोग जैसे पढ़ा था कि भ्रंश पर्वत, जैसे कि दो पर्वत हुए, जब आपस में जब टकराते हैं तो क्या होता है, एक पार्ट बीच का नीचे धस जाता है, एक पार्ट क्या होता है ऊपर उठ जाता, दो तरफ का पार्ट क्या होता है ऊपर उठ जाता है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है ब्लॉक पर्वत बन जाता है। और उसी तरीके से हम लोगों ने पढ़ा था जैसे कि ज्वालामुखी पर्वत होता है, जैसे कि फुजी हो गया था जापान में जो कि ज्वालामुखी पर्वत है, और किलिमंजारो हो गया जो कि अफ्रीका में पाया जाता है। और अवशिष्ट पर्वतों वगैरह को भी पढ़ा, जैसे कि वो लोग क्या होते हैं, वो पर्दन से, जैसे कि नदियाँ होती हैं, हवा होते हैं, उन सब से क्या होता है वो पर्दन से मीन्स अवशिष्टों से बने होते हैं। तो ये तो रहा हमारा पर्वत। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था जस्ट तुरंत पठार। पठार हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि चारों ओर से अपेक्षाकृत निजी भूमि से घिरा हुआ ऊंचा ऊंचा समतल क्षेत्र जो होता है, जैसे कि आप लोगों ने दक्कन का पठार देखा होगा। तो दक्कन का पठार क्या रहता है, ऐसे तो रहता है, चारों ओर से क्या होता है वो अपेक्षाकृत निजी भूमि से घिरा हुआ ऊंचा एक समतल क्षेत्र होता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि उसकी विशेषताएं अगर देखते हैं तो जैसे क्या होता था कि उसमें ऊंचाई अधिक हो जाती थी, और सतह जो उनका होता था अपेक्षाकृत समतल होता था, और वो भी पठार में भी क्या रहता है खनिजों से समृद्ध रहता है। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा बहुत सारे पठारों के बारे में, वहाँ से हमें खनिज मिलते हैं, जल विद्युत वगैरह भी वहाँ से हो जाता है, और उद्योग वगैरह भी वहीं से लग जाता है। और नेक्स्ट उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था मैदान। अब मैदान क्या था, तो मैदान को हम लोगों ने पढ़ा था समतल एवं कम ऊंचाई वाला विस्तृत क्षेत्र। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि जैसे कि ये लोग जैसे कि ये मैदान निर्मित होते हैं नदियों द्वारा निक्षेपण से, मीन्स नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से, अवशिष्टों से। तो उसी में हम लोगों ने पढ़ा था जैसे कि गंगा मैदान वगैरह, सिंधु मैदान वगैरह पढ़ा था। अब ये कैसे उपयोगी होती हैं, तो जो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि वो कृषि से, परिवहन से, जनसंख्या से, उद्योग से क्या होती हैं, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। और उसके जस्ट बाद ही हम लोगों ने कुछ टॉपिक थे जैसे कि मरुस्थल वगैरह पढ़ा था, थार मरुस्थल हो गया और सहारा मरुस्थल हो गया, और कुछ तटीय भू आकृतियाँ पढ़ी थी जैसे कि समुद्री गुफा। मैंने आपको एक फिगर भी दिखाया था, चित्र दिखाया था, जिसमें आप लोगों ने देखा था कि उसमें समुद्री स्टैग वगैरह थे। और उसके बाद हम लोगों ने मरुस्थलीय स्थल आकृतियाँ पढ़ी थी, जैसे कि उसमें था बरखान वगैरह था, और अर्धचंद्राकार कुछ आकृतियाँ थी। तो ये सारी जो चीज़ें थी हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था जैसे कि नदी द्वारा निर्मित भू आकृतियाँ, जैसे वी आकार की घाटी हो गई, झरना हो गया, बाढ़ मैदान हो गया, और विसर्प वगैरह भी हम लोगों ने उसी में पढ़ा था, यू आकार की घाटी, लटकती घाटी। ये जो सारे टॉपिक्स थे हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है। रिया तट भी हम लोगों ने पढ़ा था। उसके जस्ट तुरंत बाद ही हम लोगों ने पढ़ा था हिमनद द्वारा निर्मित भू आकृतियाँ भी पढ़ी थी। जैसे कि उसमें कौन सा आता है, जैसे कि मोरेन हो गया, जो कि हिमनद द्वारा निर्मित होता है, जैसे कि हिमालय बर्फ से, तो सर्क हो गया। और उसके जस्ट तुरंत बाद हम लोगों ने हवा से पढ़ा, जैसे कि बालू को टीले हो गए, यारडांग हो गया, मशरूम शिला हो गया। मैंने आपको पूरा इसमें फिगर भी दिखाया हुआ था, चित्र पूरा दिखाया हुआ था सारा चीज़ों का। तो ये तो सारी चीज़ें हो गई आकृतियाँ। अब इनका मानव जीवन पे प्रभाव क्या रहता है, अगर हम प्रभाव को अगर देखते हैं तो जैसे पर्वत जो होता है, अब पर्वत क्या होता है, जो जलवायु नदियों का स्रोत होता है। मीन्स क्या होता है वहाँ पे, जैसे कि पर्यटन हो जाता है, जल विद्युत हो जाता है। और मैदान के बारे में अगर हम लोग देखते हैं तो जैसे वो कृषि के मामले में और उद्योग के मामले में, और घनी आबादी जैसे होता है कि मैदान बहुत बड़ा खाली रहे, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग
वहाँ पे रह सकते हैं। और उसके जस्ट तुरंत बाद ही हम लोगों ने जैसे पढ़ लिया था पठार वगैरह के बारे में। तो पठार को तो हमने पढ़ा था कि उसमें क्या होता है, खनिज और ऊर्जा उद्योग से वो रिच होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मरुस्थल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा जैसे कि सीमित कृषि, सौर ऊर्जा की संभावना, और तटीय क्षेत्रों में हम लोगों ने पढ़ा जैसे कि बंदरगाह हो गया, मत्स्य पालन हो गया और व्यापार वगैरह। जैसे कि वहाँ से आपको पता ही होगा, बाहर देशों से जब हमारे यहाँ जब आयात निर्यात होता है तो क्या होता है, वो बंदरगाह जो होता है बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है, जो समुद्री मार्ग से जो हमारा जो व्यापार चलता है। तो ये जो सारी चीज़ें रही हम लोगों ने कब पढ़ा था, ये पिछले पार्ट में पढ़ लिया। अब आज जो हम लोग पढ़ेंगे, इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग, इसमें पढ़ेंगे पृथ्वी की आस्थलाकृति। अब इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो चलिए वही देखते हैं। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले दिया गया है आस्थलाकृतियों के बारे में। तो इसमें देखिए हमको क्या पढ़ना है, सबसे पहले कि पृथ्वी की सतह का निर्माण। पृथ्वी का सतह का निर्माण विवर्तनिक और प्राकृतिक शक्तियों के निरंतर प्रभाव से हुआ है। मीन्स क्या हुआ है, जब प्लेटें जब टकराती हैं तो उनसे हुआ है, उनसे जो टूट फूट हुई, जो मतलब बहुत सारी जो क्रियाएं हुई, उन सारी चीज़ों से हुआ। नेक्स्ट उसमें देखिए क्या है कि इन्हीं शक्तियों को परिणाम स्वरूप तटीय रेखाएं, सघन वन और विस्तृत घास के मैदान अस्तित्व में आते हैं। जैसे कि जब वो स्थलाकृति जब बनती है तो वहाँ पे क्या होता है, फिर तटीय रेखाएं वहीं पे बन जाती हैं, सघन वन वगैरह वहीं पे हो जाते हैं, विस्तृत घास के मैदान वगैरह भी बन जाते हैं। तो जैसे यहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ा कि इन्हीं शक्तियों के परिणाम स्वरूप क्या होता है, तटीय रेखाएं, सघन वन और विस्तृत घास के मैदान बन जाते हैं। उसके बाद देखिए हम लोग क्या इसमें पढ़ेंगे, जैसे कि ये तो हमारा रहा ये चीज़। उसके बाद देखिए हमको इसमें क्या पढ़ना है कि कुछ समुद्री तटीय भूआकृतियाँ होती हैं, विश्व के कुछ प्रमुख वन, घास के मैदान वगैरह, और महाद्वीपीय संरचना कैसी होती है एशिया का, हम लोग इसमें क्या करेंगे, विस्तृत अध्ययन भी करेंगे। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे क्या दिया गया है कि पृथ्वी के 29 से 30% भाग पर क्या होता है, महाद्वीपों को विशाल विस्तार पाया जाता है, और लगभग 70% भाग पर क्या होता है, विशाल महासागर और जल निकाय। जैसे कि क्या है कि 29 से 30% पे ही क्या है, हमारा महाद्वीपों का विशाल विस्तार है, और बाकी 70% भाग पे क्या है, महासागर है। अब देखिए यहाँ पे जो दिया गया है, क्या दिया गया है कि प्राकृतिक विविधता के कारण प्राकृतिक विविधता के कारण प्राकृतिक विविधता के कारण यहाँ पे क्या होता है, विभिन्न प्रकार के वन, घास के मैदान और तटीय आकृतियाँ भी बनती हैं। अब नेक्स्ट देखिए इसी में क्या दिया गया है, जिसके कुछ समुद्र तटीय भू आकृतियाँ होती हैं। कुछ समुद्र तटीय भू आकृतियाँ होती हैं। अब ये क्या होती हैं, तो इसके बारे में देखिए यहाँ पे दिया गया, जैसे कुछ निमज्जित तट होते हैं, क्या होते हैं, निमज्जित तट। और निमज्जित तट में क्या होते हैं, जैसे कुछ होते हैं हैफा तट और डालमेशियन तट। अब देखिए निमज्जित तट में आप कौन कौन आते हैं, जैसे कि हैफा तट। अब हैफा तट क्या हो जाते हैं, तो ये क्या होते हैं, जैसे कि सागरीय तटीय भाग में निम्न भूमि के डूब जाने से, जैसे कि कोई समुद्री एरिया है, अब उसके पास में क्या है कि कोई जो उसके बराबर में जो लेवल में जो भूमि वो क्या हो कि कभी डूब जाए,
पानी ज़्यादा हो, समुद्र स्तर का क्या हो, जल स्तर ज़्यादा हो जाए, वो क्या हो, वो स्थान डूब जाए, तो उससे क्या होता है, हैफा तट बन जाता है। जैसे इसमें देखिए उदाहरण देखिए, जैसे कि यूरोप का बाल्टिक तट हो गया और रोधिकाओं का समानांतर, जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया गया है कि यहाँ पे रोधिकाओं का समानांतर श्रृंखला मिलती है। तो हैफा तट में पहले हमारा कौन सा है, तो यूरोप का जो बाल्टिक तट है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कौन सा है, डालमेशियन तट। अब ये क्या होता है, तो समानांतर पर्वतीय कटकों वाले तटों के धसाव से, जैसे कि कोई पहाड़ों का क्या है, समानांतर वहाँ पे पर्वतीय कटक वहाँ पे पाए जा रहे हैं। अब क्या हो, समुद्री में एरिया में है और वो डूब जाए या फिर उनमें धसाव हो जाए, तो क्या हो जाता है, ये डालमेशियन तट बन जाता है, जैसे कि यूगोस्लाविया का तट हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें दिया गया है निर्गत तट। अब ये क्या होता है, तो निर्गत तट वो होता है जैसे कि स्थलखंड कोई ऊपर उठ जाए, क्या हो, जैसे कि ये चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए ये स्थलखंड क्या है, ये ऊपर उठ गया है, तो इससे क्या हो गया, समुद्र जल स्तर के नीचे गिर गया। मीन्स जब बीच में कोई भूमि ऊपर उठ गई, तब क्या हो गया, बगल का जल स्तर नीचे गिर गया, तो उससे क्या बन गया, निर्गत समुद्र तट बन गया। उसी तरीके से इसमें भी देखिए निमज्जित तट वगैरह जो थे यहाँ पे दिखाए गए, जैसे कि ये देखिए साइड साइड में से भूमि उठी और यहाँ पे देखिए पर्वतीय कटक जो होते हैं ऐसे समानांतर क्रम में, और यहाँ पे देखिए बीच में ऐसे ये चीज़ ऐसे हो गया। अब नेक्स्ट अगर देखते हैं निर्गत तट की अगर विशेषताएं क्या होती हैं, तो इसकी विशेषताएं क्या होती हैं कि स्पिट हो गया और लैगून हो गया, पुलिन हो गया, क्लिफ और मेहराब का निर्माण जो होता है ये निर्गत तट से होता है। कैसे होता है, जैसे कि कोई क्या होता है कि कोई भूमि होती है जैसे स्थलखंड के ऊपर, समुद्र में क्या है वो ऊपर उठ जाए, तो उससे क्या होता है कि स्पिट बन जाए, लागून बन जाए और पुलिन का निर्माण हो जाए, तो इससे क्या हो जाता है हमारा, ये सारी चीज़ें इसकी विशेषताएं बन जाती हैं। और उदाहरण अगर देखते हैं, जैसे भारत में जो गुजरात का जो काठियावाड़ जो तट है, वो भी क्या होता है, वो एक निर्गत तट का ही एग्जाम्पल है। अब देखिए नेक्स्ट इसमें क्या दिया गया है, जैसे कि तटीय भू आकृतियाँ होती हैं। अब ये क्या होते हैं, तो जल और स्थल के निरंतर और गतिशील संपर्क का परिणाम होती है। जो तटीय जो भू आकृतियाँ होती हैं, जल के स्थल के जल और स्थल के निरंतर और गतिशील, मीन्स कि जैसे कि कोई स्थल है जो कि क्या है, समुद्र के पास है या बीच में है, तो क्या होता है, कभी कभी जल स्तर कहीं का नदी का होता है, कहीं समुद्र स्तर है, अभी कुछ भी हो गया, तो क्या होता है वहाँ पे जल स्तर बढ़ जाता है, तो उससे क्या होता है, सारी चीज़ें बगल की डूब जाती हैं। तो वही इसमें दिया गया है, जो तटीय भू आकृतियाँ होती हैं वो क्या होती है, कभी कभी जल स्तर गिर जाने की वजह से या फिर कभी कभी जल स्तर बढ़ जाने की वजह से वो निर्मित हो जाती हैं। तो जैसे यहाँ पे देखिए हैफा तट जो है, मैंने आपको अभी दिखाया था, वो समानांतर पर्वत कटकों से श्रृंखलाओं के कारण होता है निर्माण। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया गया, हैफा तट पर समानांतर श्रृंखलाओं के कारण क्या होता है, लैगून झीलों का निर्माण होता है। क्या होता है, लैगून झीलों का। और जैसे कि भारत का काठियावाड़ तट जो देखते हैं ना, ये क्या होता है, ये एक निर्गत समुद्र तट का उदाहरण है। और डालमेशियन तट को अगर देखते हैं तो ये अपनी जटिल कटी फटी और भौगोलिक संरचना के लिए जाने जाते हैं। अब नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो इसमें कौन सा आता है हमारा, प्रमुख वन। अब प्रमुख वन में अगर हम देखते हैं तो इसमें कौन सा आता है, तो इसमें आता है उष्णकटिबंधीय। अब उष्णकटिबंधीय क्या होते हैं, तो जैसे कि यहाँ पे देखिए दिया गया है कि इस प्रकार का वन कहाँ पाया जाता है, विषुवत-रेखीय प्रदेशों में और उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाया जाता है। कहाँ, विषुवत-रेखीय प्रदेशों में और उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में। और क्या होता है यहाँ पे कि जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है और यहाँ पेड़ों की पत्तियाँ क्या होती हैं, चौड़ी होती हैं। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दिया गया है कि जो उष्णकटिबंधीय जो अर्धपतझड़ जो वन होते हैं, अब ये कहाँ पाए जाते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 150 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जैसे कि हो गया साल और सागवान, बांस आदि, ये सब कहाँ पाए जाते हैं, ये उष्णकटिबंधीय अर्धपतझड़ वनों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दिया गया है विषुवत-रेखीय वन। अब ये कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है कि ये विषुवत-रेखीय वन मीन्स विषुवत रेखा पे ही पाए जाएंगे। तो इनकी विशेषताएं क्या होती हैं, जैसे कि इन वनों में क्या होता है, वृक्ष और झाड़ियों का मिश्रण होता है। मीन्स यहाँ पे वृक्ष भी होते हैं और छोटी छोटी झाड़ियाँ भी रहती हैं। जैसे कि जैतून हो गया, कार्क हो गया और ओक, यहाँ के क्या होते हैं, ये मुख्य वृक्ष होते हैं। अब जैसे इसे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं शीत एवं ध्रुवीय। अब ये कौन से क्षेत्र होते हैं, तो इसमें होता है सबसे पहले टैगा वन।
अब टैगा वन क्या होता है, तो टैगा वन को अगर हम देखते हैं तो ये क्या होते हैं, ये सदाबहार वन होते हैं और इस वन के वृक्ष की पत्तियां क्या होती हैं, नुकीली होती हैं। क्या होती हैं, नुकीली होती हैं। और टुंड्रा वन क्या होते हैं, तो ये बर्फ से हमेशा ढके रहते हैं। टुंड्रा वन की क्या होती है डिफिनेशन, तो ये क्या होता है, ये बर्फ से हमेशा जो ढके रहते हैं जो वन, वो क्या होते हैं, टुंड्रा वन में आते हैं। जैसे गर्मी में यहाँ पे क्या होता है, मास तथा लाइकेन उगते हैं। अब मास तथा लाइकेन, लाइकेन अगर उग रहे हैं तो समझिए वहाँ पे प्रदूषण रहित स्थान है। लाइकेन की एक विशेषता होती है, ये सब चीज़ें आप लोग बायोलॉजी में पढ़ेंगे, मैंने उसमें वहाँ पे बताया हुआ। अब देखिए इसे यहाँ पे दिया गया पर्वतीय वन। अब पर्वतीय वन क्या होता है, तो ये क्या होता है, यहाँ पे चौड़ी पत्ती वाले शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं, जहाँ पे ये पर्वतीय वन हो जाते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे दिया गया है एनाकोंडा। अब ये क्या होता है, तो विश्व का सबसे बड़ा सांप उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाया जाता है। और टुंड्रा प्रदेशों में अत्यधिक ठंड के कारण क्या होता है, वनस्पतियों का विकास नगण्य होता है। और टैगा वनों की जो पत्तियां होती है वो क्या होती है, वो बर्फ और अत्यधिक ठंड से बचने के लिए नुकीली होती हैं। जो टैगा, जो ठंडे प्रदेशों की जो पत्तियां होती हैं वृक्षों की, वो क्या होती हैं, नुकीली होती हैं। उष्णकटिबंधीय अर्धपतझड़ वनों में अगर देखते हैं तो साल और सागवान जो होते हैं ना, यहाँ पे क्या होता है, महत्वपूर्ण व्यावसायिक वृक्ष पाए जाते हैं। साल और सागवान जैसे महत्वपूर्ण वृक्ष पाए जाते हैं। अब उसी तरीके से अगर हम लोग विश्व के घास के मैदान अगर देखते हैं तो इसमें देखिए सबसे पहले दिया गया है उष्णकटिबंधीय घास भूमियाँ। इसमें सबसे पहले देखिए दिया गया है सवाना, फिर दूसरा कंपोज, फिर दिया गया है वेनेजुएला। वेनेजुएला में कौन सा पाया जाता है, कंपोज, ब्राज़ील में कंपोज और अफ्रीका में सवाना। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दिया गया शीतोष्णकटिबंधीय। अब ये क्या होता है, तो जैसे प्रेयरी होगा, ये कहाँ पाया जाता है, ये यूएसए में पाया जाता है, कनाडा में, जो कि पंपास जो होता है ये अर्जेंटीना में पाया जाता है। और विल्ड जो हो गया दक्षिण अफ्रीका में, और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, और स्टेपी जो हो गया एशिया में। कहाँ पाया जाता है, एशिया में। अब नेक्स्ट देखिए, जैसे यहाँ पे बताया गया है कि जो घास भूमियाँ होती हैं, जो घास भूमियाँ होती हैं उनकी जलवायु और अक्षांश स्थिति के आधार पर उनको क्या किया जाता है, उनको दो मुख्य वर्गों में बांटा जाता है। और जैसे कि जो शीतोष्ण घाट के मैदान, घास के जो मैदान होते हैं, जो शीतोष्ण घास के जो मैदान होते हैं वो क्या कहते हैं, वो मध्य अक्षांश में पाया जाता है। मध्य अक्षांश में क्या होता है, तो वहाँ पे तापमान जो होता है अपेक्षाकृत मध्यम होता है। और उष्णकटिबंधीय घास के मैदान क्या होता है, ये भूमध्य रेखा के आसपास पाए जाते हैं और गर्म होते हैं, और ये उष्ण क्षेत्रों में पाए जाते हैं। मीन्स ये जो भूमध्य रेखा के पास जो गर्म और जो उष्ण क्षेत्र होता है वहाँ पे पाए जाते हैं। और स्टेपी घास के अगर मैदानों के अगर हम देखते हैं तो ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये एशिया और यूरोप में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, एशिया और यूरोप में। अब देखिए, अब हमारा टॉपिक आता है विश्व के महाद्वीपों के बारे में। तो विश्व के महाद्वीप, अब देखिए अब इनका निर्माण कैसे होता है। तो निर्माण अगर देखते हैं तो इनका निर्माण देखिए क्या है कि पृथ्वी पर भूभाग की सबसे बड़ी इकाई को क्या होता है, पृथ्वी पर भूभाग की सबसे बड़ी इकाई को क्या कहते हैं, महाद्वीप कहते हैं। और इनका विस्तार अगर देखते हैं तो ये कितना होता है, पृथ्वी के 29 से 30% भूभाग पर क्या होता है इनका, पृथ्वी के 29 से 30% भूभाग पर क्या होता है, महाद्वीपों का विस्तार होता है। और ये निर्माण इनका कैसे होता है, तो ये निर्माण इनका होता है विवर्तनिक क्रिया के कारण। एक दूसरे से क्या होता है, ये जब अलग हो जाते हैं तो यही क्या हो जाते हैं, अलग अलग महाद्वीप बन जाते हैं। अब वो प्रमुख महाद्वीप कौन से हैं, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे दिया गया एशिया, फिर अफ्रीका, फिर उत्तर अमेरिका, फिर यूरोप, फिर अंटार्कटिका, फिर दक्षिण अमेरिका, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। तो ये तो हमारा रहा 7 प्रमुख महाद्वीप।
अब देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है कि जो महाद्वीप के जो पृथ्वी के सबसे बड़े जो ठोस भूखंड होते हैं, जो महाद्वीप के जो ठोस सबसे बड़े क्या होते हैं, भूखंड होते हैं, जो क्या होते हैं वो संपूर्ण स्थलीय भाग का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इनके बीच में क्या होता है, ये क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों ही दृष्टिकोण से क्या होते हैं, ये एशिया विश्व का सबसे बड़ा भाई, ये क्या हो जाती है, इसकी विशेषता हो जाती है। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम किसी महाद्वीप की बात करेंगे, सबसे पहले हम एशिया महाद्वीप की बात करेंगे। तो एशिया और महाद्वीप को अगर हम देखते हैं तो इसमें सबसे पहले क्या दिया गया है, देखिए कि जो क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों ही दृष्टि से क्या होता है, एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप बन जाता है। और ऑस्ट्रेलिया क्या होता है, ये भौगोलिक रूप से विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप हो जाता है। और ये जो अंटार्कटिका जो होता है ना, ये क्या होता है, ये पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ और दक्षिणी ध्रुव पर स्थित होता है। अब एशिया महाद्वीपों को देखो, अब जो एशिया होता है उसको हम विस्तार में पढ़ेंगे। तो एशिया को क्या बोला जाता है, एशिया क्या होता है, वो महाद्वीपों का राजा होता है। और इसकी अगर हम उत्पत्ति की अगर बात करते हैं, इसकी अगर हम उत्पत्ति की अगर बात करते हैं तो देखिए जो यहाँ पे दिया गया क्या है कि उत्पत्ति संरचना देखते हैं तो एशिया जो शब्द है, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, एशिया शब्द को ही देखते हैं। ये क्या हो, ये हिब्रू भाषा के आशु मीन्स उदित सूर्य से बना हुआ है। और इसका अगर हम विस्तार देखते हैं तो विस्तार कितना होता है, इसका संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप, लगभग 30% क्षेत्रफल क्या होता है, मीन्स जितना 30% भाग में तो पूरा महाद्वीप ही है, बट जो टोटली जो महाद्वीप है 30% भाग में जो महाद्वीप जो फैले हुए हैं, उसी महाद्वीपों को 30% भाग का क्या होता है, ये एशिया महाद्वीप है। ये क्या है, ये सबसे बड़ा महाद्वीप होता है। इसके अगर हम अक्षांश की अगर बात करते हैं तो ये क्या होता है इसमें कि इसमें कर्क रेखा, विषुवत रेखा और आर्कटिक वृत्त, इससे क्या होता है, विषुवत रेखा, कर्क और आर्कटिक वृत्त, इससे तीनों गुजरते हैं। संरचना की अगर हम देखते हैं तो प्राचीन अंगारा लैंड जैसे कि रूसवा चीन और गोंडवाना लैंड प्रायद्वीप, ये सब क्या होते हैं, ये भारत से ही मतलब जो होते हैं पाए जाते हैं। जैसे ये प्राचीन अंगारा लैंड हो गए जो कि कहाँ है, रूस में और चीन में। गोंडवाना लैंड हो गए जैसे प्रायद्वीप भारत का हिस्सा है। तो इनके मतलब ये सारी चीज़ों के यहाँ होती है एशिया में ही पाई जाती है। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दिया गया है भौगोलिक संरचना। अब ये क्या होता है, तो देखिए इसके उत्तर में क्या है, आर्कटिक महासागर है, और दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर है, पूर्व में प्रशांत महासागर है, पश्चिम में यूराल पर्वत है, कैस्पियन सागर है, काला सागर और भूमध्य सागर है। जो काला सागर भूमध्य सागर होता है, ये क्या होता है, ये यूरोप से सीमा इसकी निर्धारित करती है। और अन्य जैसे कि लाल सागर हो गए, श्वेत सागर हो गए, तो ये क्या होती है, ये अफ्रीका से इसको अलग करती है। और बेरिंग जल संधि जो होती है क्या होती है, ये उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। तो इसके बाद इसमें देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या दिया गया है कि एशिया विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या, क्या होता है, एशिया विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या लगभग 60% वाला महाद्वीप है। देखिए ये बड़ा भी है और जनसंख्या भी देखिए यहाँ पे कितनी पाई जा रही है, 60%। और लाल सागर और जो श्वेत नहर होती है ना, ये रणनीतिक रूप से क्या करती हैं, इसको अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती हैं। और जो ये यूराल पर्वत और कैस्पियन सागर है, अब ये क्या करती हैं, तो ये एशिया और यूरोप के बीच क्या करते हैं, प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करते हैं। जो यूराल पर्वत और जो कैस्पियन सागर है क्या कर रहे हैं, यूरोप और एशिया के बीच में क्या कर रहे हैं, प्राकृतिक सीमा का निर्माण कर रहे हैं। और जो बेरिंग जल संधि है, ये क्या काम करता है, ये एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग कर देता है। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दिए गए हैं एशियाई स्थलाकृति। अब इसमें कौन से हैं, तो देखिए एशिया में 3 प्रमुख प्रायद्वीप पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, 3 प्रमुख प्रायद्वीप। अब जैसे कि अरब का प्रायद्वीप हो गया, दक्कन का प्रायद्वीप हो गया और इंडोचीन का प्रायद्वीप हो गया। तो जो अरब का जो प्रायद्वीप है जो कि कहाँ पाया जाता है, भारत के जो
पश्चिमी तट के पास है, वहाँ पे पाया जाता है। तो ये क्या होता है, ये विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप होता है। और नेक्स्ट देखिए यहीं पे देखिए माउंट एवरेस्ट के बारे में दिया गया। तो माउंट एवरेस्ट क्या होता है, ये हिमालय पर्वतमाला में स्थित विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत होता है। क्या होता है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत होता है। इसकी लंबाई कितनी है, ऊंचाई, तो 8,850 मीटर। और तिब्बत का पठार भी देखिए यहीं पाया जा रहा है। तो ये क्या होता है, तो ये विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार होता है, लगभग 20 लाख वर्ग किमी में फैला हुआ। पामेर का पठार अगर हम देखते हैं तो ये क्या होता है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार यही होता है। इसकी लंबाई ऊंचाई कितनी होती है, तो 4,875 मीटर। और इसे विश्व की छत भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दिया गया है कि एशिया में विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर और सबसे विस्तृत पठार दोनों मौजूद हैं। और जैसे कि नेपाल में हम लोग माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जानते हैं, तो सागर माथा के नाम से जानते हैं। और पामेर के पठार को अत्यधिक ऊंचाई और विस्तार के कारण क्या किया जाता है, इसको विश्व की छत के नाम से जाना जाता है। और जो अरब प्रायद्वीप है, ये क्या होता है, ये भू राजनीतिक और भौगोलिक दोनों दृष्टियों से क्या होता है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो जैसे कि एशिया में ही कुछ देश ऐसे हैं जो कि क्या होते हैं, जनसंख्या और अस्तरुद्ध देश होते हैं। तो उसमें सबसे पहले कौन सा देश आता है, जैसे हम लोग इसमें कौन सा देश है पहले थे, चाइना। अब सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व तो सबसे कहाँ होता है, तो ये सिंगापुर में होता है। और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश कौन सा होता है, तो ये चाइना का है। और क्षेत्रफल में सबसे छोटा देश कौन सा है, मालदीव है। अस्तरुद्ध देशों को अगर हम देखते हैं तो ये इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसकी डेफिनेशन ये होती है कि वे देश जिनकी सीमा समुद्र को नहीं छूती हो। इसकी विशालतम अगर देखते हैं जैसे कि कजाकिस्तान है, सबसे विशालतम कौन सा, इसमें कजाकिस्तान हो गया। और ये क्या होता है, विश्व का सबसे बड़ा अस्तरुद्ध देश होता है। और दूसरा इसमें कौन सा है, मंगोलिया। अन्य में अगर हम देखते हैं तो जैसे कि अफगानिस्तान हो गया और नेपाल हो गया, भूटान हो गया और उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, ये सब क्या होते हैं, ये अस्तरुद्ध देश होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं तो ये लोग आप इसको बहुत बढ़िया से याद करिएगा। अस्तरुद्ध देश कौन से हो गए, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है कि लाओस दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र क्या होता है, अस्तरुद्ध देश होता है। अब नेक्स्ट देखिए यहीं पे बताया गया है कि जैसे कि एशिया में क्या होता है, विश्व की 60% से अधिक आबादी निवास करती है। जो कि क्या करती है, 60% से अधिक आबादी निवास कर रही है। ये चीज़ क्या बता रहा है कि जनसांख्यिकी केंद्र इसको बना देता है। इसके 60% से अधिक आबादी यहाँ निवास करने से क्या कर, ये जनसंख्या का एकदम इसको केंद्र बना दे रहा है कि यहाँ पे बहुत बड़ी जनसंख्या निवास करती है। और सिंगापुर का क्षेत्र देखिए सीमित होने के कारण क्या यहाँ पे क्या होता है कि जनसंख्या घनत्व यहाँ पे सर्वाधिक होता है। वहाँ पे क्षेत्रफल कम है और जनसंख्या ज़्यादा है, तो इसी वजह से क्या हो जा रही है, वहाँ की जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा हो जा रही है। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दिया गया लाओस। अब ये क्या, तो दक्षिण पूर्व एशिया में एकमात्र ऐसा देश है जिसकी सीमा क्या होती है, किसी भी समुद्र से नहीं मिलती है। और मालदीव को अगर हम देखते हैं तो ये क्या होता है, सबसे छोटा देश होता है जो कि हिंद महासागर में प्रबल भित्तियों से बना होता है। अब एशिया के हम कुछ जल निकायों को देखते हैं। तो एशिया के जल निकाय में अगर देखते हैं तो इसमें क्या देखिए दिया गया, तो गहराई के कीर्तिमान कि सबसे गहराई, तो सबसे पहले इसमें देखिए दिया गया है कि मारियाना गर्त। अब ये पाया कहाँ जाता है, तो ये फिलीपींस के पास पाया जाता है और उस विश्व का सबसे गहरा सागरीय गर्त होता है 11,022 मीटर का। और मृत सागर यहीं पे देखते हैं तो ये क्या होता है, धरातल का सबसे निम्नतम बिंदु होता है, समुद्र जल से 418 मीटर नीचे। और बैकाल झील को देखते हैं अगर, तो ये क्या होता है, तो ये विश्व की सबसे गहरी झील होती है। बैकाल झील क्या है, सबसे गहरी झील है। इसकी कितनी लंबाई है, तो इसकी कितनी है, 1940 मीटर गहराई है इसकी। और नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं आकार और ऊंचाई के बाद मामले में, तो कैस्पियन सागर है। अब कैस्पियन सागर क्या है, तो ये दूसरी सबसे बड़ी झील होती है। इसकी कितनी है, तो इसकी 3,71,800 वर्ग किमी है। नेक्स्ट हम देखते हैं पैंगोंग झील। अब ये क्या है, तो विश्व की जो सबसे अधिक ऊंचाई पे जो स्थित है ना, ये खारे पानी की झील होती है। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 4,200
67 मीटर। नेक्स्ट है देखिए यांगत्से। अब ये क्या है, तो ये भी एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, यांगत्से। और महावेली गंगा, अब ये क्या होता है, तो महावेली गंगा क्या होती है, श्रीलंका की सबसे लंबी नदी हो जाती है। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बताया गया है कि रूस के एशियाई भाग को, रूस के एशियाई भाग को क्या कहा जाता है, साइबेरिया कहा जाता है। और जहाँ विश्व की सबसे गहरी बैकाल झील स्थित है, मीन्स जो बैकाल झील स्थित है ये कहाँ स्थित है, साइबेरिया में। और जो पैंगोंग झील है ये कहाँ है, लद्दाख और तिब्बत की सीमा पर। और ये एक सामरिक उच्च ऊंचाई वाली झील होती है। अब नेक्स्ट इसमें देखिए क्या दिया गया है कि बैकाल झील जो होती है और कैस्पियन सागर, ये क्या होते हैं, दोनों ही साइबेरिया यानी एशियाई क्षेत्र में होते हैं। और जो मारियाना गर्त है ये कहाँ है, तो ये प्रशांत महासागर में स्थित पृथ्वी का सबसे ज्ञात गहरा बिंदु है। अब नेक्स्ट देखते हैं जैसे कि हम इसमें एशियाई के कुछ जैसे बुनियादी ढांचा वगैरह देखें, एशिया के कुछ बुनियादी ढांचा। तो इसमें देखिए सबसे क्या पहले दिया गया कि सबसे ऊंची रेलवे लाइन, तो सबसे ऊंची रेलवे लाइन कौन सी है, तो ये चीन के चिंगहांग प्रांत से ल्हासा तिब्बत तक। और इसकी कितनी ऊंचाई है, तो 5072 मीटर। सबसे ऊंची रेलवे लाइन कौन सी है, हाँ, तो चीन के चिंगहांग प्रांत से ल्हासा तक जाने वाली जो रेलवे लाइन है वो सबसे लंबी रेलवे लाइन है। और सर्वाधिक वर्षा वाला अगर हम स्थान देखते हैं तो वो कौन सा है, तो सबसे सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान तो ये मासिनराम है, मेघालय। मेघालय कहाँ है, भारत में। और कितनी होती है, तो 11,405 मिलीमीटर। सबसे लंबा अगर रेलवे प्लेटफॉर्म देखते हैं तो ये गोरखपुर का है, उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। कितनी है इसकी लंबाई, तो 1.3 किमी। अर्थव्यवस्था अगर हम इसकी देखते हैं जैसे कि इसमें मत्स्य पालन हो गया। अब मत्स्य पालन में देखिए क्या दिया गया कि चीन विश्व में सर्वाधिक मछली उत्पादन वाला देश है। क्या है इसमें कि चीन जो होता है विश्व में सर्वाधिक मछली उत्पादन वाला पकड़ने वाला देश है। और जापान क्या होता है, वो दूसरे स्थान पर आ जाता है। और समाचार पत्र के बारे में अगर देखते हैं तो विश्व का सर्वाधिक समाचार पत्र पढ़ने वाला देश कौन सा है, हांगकांग। कौन सा है, हांगकांग। और डार्क नेटवर्क की अगर हम बात करते हैं तो मीन्स डार्क नेटवर्क मीन्स मतलब हो गया कि जहाँ पे डाकघर सर्वाधिक हो, तो कौन सा है, भारत। भारत में क्या है कि पोस्ट ऑफिसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। अब नेक्स्ट इसी में देखिए हम लोग क्या देखते हैं कि जैसे कि मासिनराम हो गया। तो मासिनराम से पहले क्या होता है, चेरापूंजी जो होता है ना वो विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान होता था। बट बाद में जैसे होता है ना कि बदलते रहते हैं किसी भी प्लेसेस की जलवायु, क्लाइमेट हमेशा चेंजेस होते रहते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे देखिए दिखाएगा कि मासिनराम से पहले क्या होता था, चेरापूंजी होता था। बट बाद में क्या हुआ, मासिनराम हो गया। और इससे गोरखपुर से जो पूर्व भारत का खड़गपुर जो रेलवे प्लेटफॉर्म है, गोरखपुर से पूर्व में ये भारत का जो खड़गपुर रेलवे प्लेटफॉर्म है, ये क्या है, ये सबसे पहला लंबा होता था। जो अभी तो गोरखपुर वाला प्लेटफॉर्म हो गया, बट पहले क्या होता था, जो खड़गपुर रेलवे प्लेटफॉर्म होता था, ये सबसे लंबा प्लेटफॉर्म होता था। अब नेक्स्ट देखिए यहीं पे दिया गया, तो चीन की जो रेलवे लाइन है ये इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना दर्शाती है। ये क्या करती है, दुर्गम तिब्बती पठार को जोड़ती है। तिब्बत का पठार बहुत ही दुर्गम रास्ता है वहाँ पर, तो वो क्या करती है, उस दुर्गम रास्ते को भी ये जोड़ देती है। और भारत का डार्क नेटवर्क दुनिया में विशाल भूगोल को कुशलता से जोड़ता है। जो भारत की जो पोस्ट ऑफिस जो इसको यहाँ पे जो डाकघर की जो सर्वाधिक संख्या है, ये क्या करता है, ये इसकी कुशलता को बढ़ा देता है। अब नेक्स्ट देखिए जो हमारा टॉपिक रहेगा, इसमें हम लोग पढ़ेंगे उत्तरी अमेरिका और यूरोप के बारे में। तो ये जो टॉपिक रहेगा इसको हम अगले पार्ट में करेंगे।